हेलो, आज की क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक होगा पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के बारे में अपन पढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिए। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश थार का मरुस्थल उत्पत्ति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, जलवायु, भूआकृति की संरचना एवं क्षेत्रीय वर्गीकरण के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पश्चिम मरुस्थल प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश थार का मरुस्थल की उत्पत्ति राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशों की पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का थार का मरुस्थल की उत्पत्ति नूतल महाकाल, न्यूजोइक एरा, चतुर्क युग में प्लेस्टोसीन काल में तैतिक सागर के अवशेष के रूप में हुई। सर सिरिल फॉक्स तथा बेलेंड फोर्ड के अनुसार टर्सरी काल, साइनोजोइक एरा, तटीय महाकाल, महाकल्प तक थार का मरुस्थल समुद्र के नीचे शत्रुक महाकल्प के प्लेस्टोसीन काल में समुद्र के निरंतर पीछे हटने, सूखने, मानवीय क्रियाकलापों जैसे अतिसारण, नवीनीकरण, मृदा एवं जल के अनुचित प्रबंध के कारण मरुस्थलीय प्रदेशों का विकास हुआ। थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है, जिसे प्रमाण निम्नलिखित हैं। पश्चिम मरुस्थल प्रदेश में स्थित खारे पानी की झीलें। जैसलमेर के कुलधरा गांव में व्हेल मछली के अवशेष मिले हैं। कुछ भूगोल विशेषज्ञों की मान्यता है कि थार का मरुस्थल सहारा मरुस्थल का भाग है, परंतु यह मान्यता असत्य है, क्योंकि थार के मरुस्थल में माइक्रोसिस्टर चट्टानें मिलती हैं, जबकि सहारा मरुस्थल में माइक्रोसिस्टर चट्टानें का अभाव है। जैसलमेर के आकल गांव राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले हैं, जबकि सहारा के मरुस्थल में ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। थार के मरुस्थल का विस्तार, जो थार का मरुस्थल है उसका विस्तार कितना है वो अपन देखेंगे। थार का मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से 17वां बड़ा मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत तथा पाकिस्तान में है। थार का मरुस्थल भारत के पश्चिमी राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब, गुजरात और राजस्थान में विस्तृत है। भारत में थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान और न्यूनतम हरियाणा राज्य में है। राजस्थान के थार के मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के कुल क्षेत्रफल 61.11% है, जबकि राजस्थान में मुख्य मरुस्थल का क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान में थार के मरुस्थल का अक्षांशीय विस्तार 25 उत्तरी अक्षांश 30 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। राजस्थान के थार के मरुस्थल को देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री से 30 मिनट, पूर्वी देशांत 70 डिग्री से 45 मिनट पूर्वी देशांत के मध्य है। थार के मरुस्थल की लंबाई लगभग 640 किलोमीटर तथा चौड़ाई 300 से 3.5 थार के मरुस्थल की लंबाई 640 किलोमीटर तथा चौड़ाई 300 से 360 किलोमीटर तक है। इस क्षेत्र के उत्तर पूर्व भागों में औसत ऊंचाई समुद्र तल के लगभग 300 मीटर, दक्षिणी भागों में लगभग 150 मीटर है। थार के मरुस्थल का ढाल पूर्वी, पश्चिमी तथा उत्तरी दक्षिण की ओर है। थार के मरुस्थल की विशेषताएं। आबादी, जो थार के मरुस्थल की विशेषताएं, तो क्या क्या विशेषताएं अपन पढ़ेंगे। आबादी, घनत्व और जैव विविधता की प्रशुद्धता के कारण पूरे संसार में इसका सर्वोच्च स्थान है, इसलिए इसे समृद्ध मरुस्थल की उपाधि दी गई है। यहाँ पारंपरिक ईंधन जैसे कोयला, तेल और गैस, अक्षय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की अपार संभावना है, जिसके कारण इसे विश्व का शक्ति ग्रह माना जाता है। यह भारतीय भूभाग में स्थित कम वायु दाब की धुरी है। यह क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीपीय मानसून को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा वर्षा के चक्र को सुनिश्चित करता बनाए रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे व्यापक भौतिक प्रदेश है, जहाँ जनसंख्या घनत्व अत्यंत कम पाया जाता है। इस भूभाग में ट्रेजरियर काल की अवसादी परतों की प्रमुखता है। यहाँ जीवाश्म खनिजों का भारी सैन मिलता है। बाड़मेर, गुड़ामालानी में क्षेत्र में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। फिर अपन जैसलमेर के शाहगढ़ क्षेत्र और प्राकृतिक गैस का भंडार पाया जाता है। बीकानेर, नागौर बेसिन के पूरन क्षेत्र में तेल और गैस की बलूता है। जैसलमेर के सोनू क्षेत्र में सोना पत्थर का भंडार पाया जाता है। यहाँ रेतीली मिट्टी व्यापक फैलाव है, जैसे वैज्ञानिक दृष्टि से एंटीसोल, एरिडीसोल जैसे श्रेणी में रखा गया है। सिंचाई के लिए यहाँ मुख्य रूप से नहरों का उपयोग किया गया है, इसमें इंदिरा गांधी नहर का विशेष महत्व है। यहाँ की मुख्य नदी लूणी तथा शुष्क जलवायु में उगने वाली जीरोफाइटस
वनस्पति पाई जाती हैं। मरुस्थल भागों में पाई जाने वाली विशेष खारे जिलों को स्थानीय लोग डहंड कहते हैं। थार के मरुस्थल की प्रमुख शब्दावलियां। थली, मरुभूमि के विशाल क्षेत्र में क्षेत्रीय निवास थली के नाम से पुकारे जाते हैं। जो मरुभूमि है उसमें जो विशाल क्षेत्र में क्षेत्रीय निवास करते हैं उसको थली कहते हैं, नाम से पुकारा जाता है। थार के मरुस्थल की प्रमुख शब्दावलियां। थली, थार के मरुस्थल की प्रमुख शब्दावलियां। थली, मरुभूमि इस विशाल क्षेत्र को क्षेत्रीय निवास थली के नाम से पुकारते हैं। वायु के धोखों के साथ अपनी जगह बदलने वाले लहरदार रेतीले टीलों को स्थानीय बोलचाल में दोहरे कहा जाता है। लू, गर्मी के महीनों में अत्यंत गर्म, शुष्क और झुलसा देने वाली हवाओं को लू कहलाती हैं। स्थानीय पवन, तापमान और वायुदाब के अंतर के कारण किसी विशेष क्षेत्र में बहने वाली हवाओं को स्थानीय पवन कहा जाता है, जो ठंडी या गर्म हो सकती हैं। बुलबुलिया, मरुस्थल में अचानक उत्पन्न होने वाला छोटे वायु बहरों चक्रों को स्थानीय भाषा में बुबुतिया कहा जाता है। फिर अपन चक्रवात। अत्यंत गर्मी के कारण जब किसी क्षेत्र में केंद्र वायु कम होता है तब आसपास की हवाएं तेजी से चक्कर लगाती हुई केंद्र की ओर उड़ती हैं, इसे चक्रवात कहा जाता है। फिर है मावट। शीत ऋतु में भूसागर से आने वाली पश्चिमी विभूषों के कारण होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। अब है गोल्डन डप्स। मावट की वर्षा रबी की फसलों विशेषकर गेहूं के लिए अत्यंत लाभकारी होती है, इसलिए इसे सुनहरी बूंदे भी कहा जाता है। पूर्वैया, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं राजस्थान के बड़े भूभाग में वर्षा करती हैं, स्थानीय रूप से पूर्वैया कहलाती हैं। रन या टाट, रेत के टीलों के बीच बने निचले दलदली या खारे क्षेत्र को रन या टाट कहा जाता है। जैसलमेर का थोब क्षेत्र सबसे बड़ा रन क्षेत्र है। फिर है बालसन, मरुस्थलीय जिलों के सूखे जाने के बाद बनने वाली समतल मैदानों को बालसन कहा जाता है। राजस्थान में मरुस्थल के विभिन्न स्वरूप। हमादा या सटानी मरुस्थल, यह पूर्णतः पथरीली अथवा शिलाखंडों से ढका हुआ है। इसका मुख्य विस्तार जैसलमेर के पोखरण क्षेत्र, जोधपुर के फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा क्षेत्र में पाया जाता है। रेग या मिश्रित मरुस्थल, यह कंकड़ पत्थरों और बालू का मिश्रित स्वरूप होता है जो प्राय हमादा क्षेत्र के चारों ओर विस्तृत रहता है। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। इग्र या रेतीली मरुस्थल, इसे महान मरुस्थल भी कहा जाता है क्योंकि यह पूर्ण रूप से बालू टीलों आच्छादित होती हैं। इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू जिले सम्मिलित हैं। लघु मरुस्थल, गुजरात के कच्छ के रण से लेकर बीकानेर तक फैले हुए रेतीले क्षेत्र को लघु मरुस्थल कहा जाता है। फिर है थार के मरुस्थल का श्रेणीकरण। थार के मरुस्थल का श्रेणीकरण जलवायु के अनुसार है। वर्षा के आधार पर विभाजित किया जाता है। शुष्क रेतीली प्रदेश, इस क्षेत्र को वार्षिक वर्षा 0 डिग्री से 25 सेंटीमीटर तक होती है। अर्ध शुष्क प्रदेश, इस क्षेत्र को वार्षिक वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य होती है। महत्वपूर्ण विभाजन रेखा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को शुष्क तथा अर्ध शुष्क प्रदेश में स्पष्ट रूप से विभाजित करती है। शुष्क रेतीले प्रदेश या राठी प्रदेश। परिभाषाएं 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम स्थित वह अत्यंत शुष्क क्षेत्र जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे राठी प्रदेश कहा जाता है। सीमा निर्धारण 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इस शुष्क रेतीले प्रदेश की पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। शुष्क मरुस्थल का विभाजन। शुष्क प्रदेश को भौतिक संरचना के आधार पर दो मुख्य भागों में विभक्त किया गया है। बालू का स्तूप, इसका विस्तार कुल क्षेत्रफल 41.50% है। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, इसका विस्तार कुल क्षेत्रफल का 58.50% है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यह वह रेतीली भूभाग है जहाँ रेत के टीले या दोहरे नहीं पाए जाते। इस क्षेत्र में परतदार अथवा अवसादी शैलों की प्रधानता पाई जाती है।
इसका विस्तार मुख्य रूप से जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिले में है। लाठी सीरीज एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थल। लाठी सीरीज जैसलमेर से मोहनगढ़ तक लगभग 66 किलोमीटर लंबी यह एक भूगर्भीय जल पट्टी है जो 83 कालीन चट्टान से निर्मित है। यहाँ सेवन घास पाई जाती है जिसका वैज्ञानिक नाम लिशुरिन सिडिकुस है और स्थानीय भाषा में इसे लिलोन कहा जाता है। साधन नलकूप। यहाँ लाठी सीरीज में स्थित वह क्षेत्र है जहाँ जल की आपूर्ति होती है। इसे थार का गढ़ा भी कहा जाता है। अक्कल गांव की जीवाश्म पार्क। यह जैसलमेर की राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है। यहाँ जुरेसिक काल की प्राकृतिक वनस्पतियों जीवाश्म अवशेष पाए जाते हैं। फिर है कुलधरा ग्राम। यहाँ से व्हेल मछली तथा डायनासोर के अवशेष मिले। कुलधरा गांव है उसमें व्हेल मछली और डायनासोर के अवशेष मिले। यह राजस्थान का प्रथम कैक्टस गार्डन है। कैक्टस गार्डन है। बालूका स्तूप का युक्त प्रदेश। यह वह क्षेत्र है जहाँ बालूका स्तूपों अर्थात रेत के टीलों की अधिकता पाई जाती है। थार के मरुस्थल की लहरदार स्थाकृति का निर्माण इन्हीं स्तूपों से होता है। कारवा या काशी। बालूका स्तूपों के बीच बना वह मार्ग जिसमें ऊँटों के काफिले गुजरते हैं उसे कारगा या काशी कहा जाता है। बालूका स्तूपों का वर्गीकरण। अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती बालूका स्तूप ये हवा की दिशा के समांतर बनते हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 10 मीटर होती है। ये जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर क्षेत्र में पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ बालूका स्तूप ये हवा के मार्ग में रुकावटें आने पर समकोण पर बनते हैं। इसकी ऊंचाई 10 से 40 मीटर तक होती है। बरखान बालूका स्तूप ये अर्धचंद्राकार, गतिशील और अस्थिर टीले होते हैं। इसका निर्माण वायु भंवर के कारण होता है। तारा बालूका स्तूप ये तारा के समान आकृति वाले टीले होते हैं। ये मेहरनगढ़, पोखरण, सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। पैराबोलिक बालूका स्तूप ये अर्धचंद्राकार टीले होते हैं जो संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं। इनकी सर्वाधिक संख्या बीकानेर जिले में मिलती है। सब्र काजीज ये छोटी झाड़ियों के सहारे निर्मित सूक्ष्म बालूका स्तूप होते हैं। अवरोधी बालूका स्तूप ये किसी प्राकृतिक अवरोधों जैसे पहाड़ियों के कारण बनते हैं। ये पुष्कर और सीकर क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्लाजा झील यानी विशिष्ट शब्दावली। प्लाजा झील मरुस्थल में बालूका स्तूपों के बीच स्थित निर्म भूमि जहाँ वर्षा जल एकत्रित होकर अस्थायी झील बनाता है उसे प्लाजा झील कहते हैं। फिर है सेलिनास। खारे पानी वाली प्लाजा झीलों को सेलिनास कहा जाता है। कलार भूमि वाष्पीकरण के कारण प्लाजा झीलों के लवण की मात्रा बढ़ जाती है तब वह क्षेत्र क्षारीय व कलार भूमि कहलाता है। अर्ध शुष्क प्रदेश यह पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का वह भाग है जहाँ वार्षिक औसत वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसका विस्तार शुष्क रेतीले मैदानों और अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित संक्रमणकालीन क्षेत्र है। 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा इस अर्ध शुष्क प्रदेश की पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है। जलवायु की दृष्टि से यह क्षेत्र उष्ण मरुस्थलीय जलवायु वर्ग में अंतर्गत आता है। अर्ध शुष्क प्रदेश का क्षेत्रीय वर्गीकरण। भौगोलिक बनावट के आधार पर इसे 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। पहला है घंगर प्रदेश। यह श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में घंगर नदी द्वारा निर्मित एक विस्तृत मैदान क्षेत्र है। प्राचीन काल में इसे युद्धरीय प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र में बरखान के प्रकार के बालूका स्तूप अधिक संख्या में पाए जाते हैं। घंगर नदी तल को स्थानीय लोग नाली कहते हैं। राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई इसी क्षेत्र में की जाती है। घंगर दोहाब और वेरिना मृदा। घंगर दोहाब सतलज और घंगर नदियों के बीच स्थित उपजाऊ भूमि को घंगर दोहाब कहा जाता है। रेविना मिट्टी श्रीगंगानगर क्षेत्र में पाई जाने वाली यह विशेष मिट्टी गेहूं की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। सेम की समस्या।
नहरों से जल रिसाव और केशवीकरण के कारण भूमि की ऊपरी सतह का दलदली हो जाना तथा मिट्टी में लवणता बढ़ जाना सेम की समस्या कहलाता है। इसके प्रमुख प्रभाव वित्तक्षेत्र, रावतसर, पीलीबंगा, लोणकरसर और बड़ोपोल हैं। नहरों के किनारे संघन वृक्षारोपण इस समस्या का प्रभावी समाधान किया जा सकता है। फिर है शेखावाटी प्रदेश। इसे अंतस्थलीय प्रवाह का मैदान भी कहा जाता है। ये सरू, झुंझुनू, सीकर तथा नागौर का उत्तरी भूभाग सम्मिलित है। यहाँ कम तथा मध्यम ऊंचाई वाले बालू के टीलों से युक्त रेतीले मैदान पाए जाते हैं। इनकी जो शेखावाटी क्षेत्र में मुख्य नदियां हैं वो हैं कातली, रूपनगढ़ और मेथा इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। और यहाँ की प्रमुख जिले हैं वो हैं सांबर, डीडवाना, कुशामन, सुजानगढ़, लालसापर, पिहारा इस क्षेत्र की प्रमुख खारी जिले हैं। इस क्षेत्र में प्राचीन जलोढ़ मिट्टी अर्थात बागर मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से झुंझुनू जिले में पाया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में जल संरक्षण प्रणाली। सर, छोटे तालाबों से स्थानीय भाषा में सर कहा जाता है। जोड़ और नाड़ा, कच्चे कुओं को जोड़ तथा पक्के कुओं को नाड़ा कहा जाता है। जोड़ की विकास कार्यक्रम डॉक्टर राजेंद्र सिंह जिन्हें जोड़ वाले बाबा कहा जाता है द्वारा किया गया यह कार्यक्रम सीकर और शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा संरक्षण पर केंद्रित है। नागौरी उच्च भूमि, यह नागौर जिले में अरावली पर्वतमाला के से प्रकृत स्थिति है। नागौर उच्च भूमि, यह नागौर जिले में अरावली पर्वतमाला से पृथक स्थिति क्षेत्र है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 300 से 500 मीटर के बीच है। यहाँ मिट्टी के सोडियम लवणों अधिकता के कारण भूमि बंजर तथा रेतीली पाई जाती है। नागौरी उच्च भूमि का वर्गीकरण नागौर की उच्च भूमि को यहाँ पाए जाने वाले विशिष्ट खनिजों, भूगर्भीय विशेषताओं के आधार पर श्रेणियों में विभाजित किया गया है। फिर है मकराना, वह क्षेत्र अपने उत्कृष्ट सफेद संगमरमर के भंडारों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मागलोद श्रेणी, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से जिप्सम खनिज का व्यापक जमाव पाया जाता है। जाहिल श्रेणी, इस क्षेत्र का भूगर्भीय जल फ्लोराइड की अधिकता से युक्त होता है। कुंबड़ पट्टी या बाका पट्टी, इसे होस बेल्ट भी कहा जाता है। यह पट्टी जायल से लेकर अजमेर तक विस्तृत है। इस क्षेत्र के जल में फ्लोराइड की मात्रा अत्यंत अधिक होती है, जिससे सेवन से स्थानीय लोगों को शारीरिक विकृति जैसे कुंबड़ निकलने की समस्या उत्पन्न होती है। घोड़वास प्रदेश या लोणी बेसिन, ये लोणी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित एक विस्तृत मैदान है जो अर्ध शुष्क मरुस्थल का महत्वपूर्ण भाग है। क्षेत्रीय विस्तार, इस बेसिन का विस्तार दक्षिणी जोधपुर, पाली, जालौर तथा पश्चिमी सिरोही जिलों में पाया जाता है। नदी तंत्र, इस क्षेत्र में लूणी नदी तथा इसकी सहायक नदियों लीलन, सुकड़ी, जवाई, जोंजरी, बावड़ी प्रवाहित होती हैं। इस नदियों द्वारा उपजाऊ जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है। खारे पानी का प्रमुख क्षेत्र, पचपदरा इस क्षेत्र का प्रमुख लवणीय क्षेत्र है। यहाँ बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है। धन्यवाद।